गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे खासे होंगे। और आज हम लोग क्लास 9 का जो ध्वनि चैप्टर है, साउंड चैप्टर है, उसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे भली भांति समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही क्लास 9 के लिए। ठीक है, और भी हमारे डेली लाइफ का ये टॉपिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप ये देखिए, ये हमारा चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स बाय एस के गुप्ता। इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, चलिए आते हैं, एक नज़र में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो पहले क्या है कि ध्वनि क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और ये ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, जो कि संपीड़न और विरलन के साथ आगे बढ़ती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये संक्षेप में हम लोग इसको देख रहे हैं। उसके बाद अभिलक्षण, ध्वनि के जो अभिलक्षण है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्त काल क्या होता है, आयाम क्या होता है, वेग क्या होता है, ये टर्म है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ध्वनि का प्रवर्तन के बारे में भी देखेंगे कि ये प्रवर्तन का नियम भी ये फॉलो करता है। और क्या है, श्रव्यता का परिसर, मानव कर्ण की संरचना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, अनुरणन के बारे में पढ़ेंगे। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। अनुप्रयोग देखेंगे। सुनाई देने योग्य जो साउंड है, सब साउंड हम नहीं सुन सकते हैं, तो जो सुन सकते हैं उसका रेंज क्या होगा वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। 20,000 से 20,000 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है। ठीक है, और अश्रव्य ध्वनि क्या है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, उसका रेंज क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। फिर प्रश्रव्य है जो इसको भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर अनुप्रयोग है और सोनार के बारे में, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आप हम लोग अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ध्वनि क्या है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदना, ये वर्ड याद रखें आप। ठीक है, ताकि आपका क्वालिटी और बढ़िया हो सके, बोलने का जो क्वालिटी है वो बढ़िया हो सके। तो श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या है बच्चों, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। ठीक है, इस नियम में क्या है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये नियम है। तो ये नियम ध्वनि पर भी लागू होता है क्योंकि ध्वनि भी क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि का संचरण तरंग के रूप में होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्वनि एक ऊर्जा भी है और ध्वनि तरंग की तरह बिहेव करता है। अब ये तरंग क्या है, इसे हम लोग और आगे जाएंगे तो उसे स्टडी करेंगे अच्छी तरह से। इतना आप समझे कि ध्वनि तरंग की तरह बिहेव करता है, वो तरंग का गुण उसमें होता है। आपसे कोई पूछे तो आप एकदम क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, जब आप पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, 9 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, तो उसमें भी ये आएगा। चलिए, और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये सब आता है। तो अब हम लोग यहाँ से और भी एक देखते हैं। अब यहाँ से देखें, ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि आखिर ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। हम लोग तो जो बोलते हैं वही ध्वनि है। जब तबला बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, बांसुरी बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, हॉर्न दबाते हैं तो जो क्या है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बहुत सारे आपास में देखिए, जब बादल गरजता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब हम किसी थाली को चम्मच से पीटते हैं
तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहाँ से तबले से ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, बांसुरी से ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, जब थाली को चम्मच से पीटते हैं तब कैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है, वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्वनि का उत्पादन, तो देखिए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है या कंपमान वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी आप किसी वस्तु को कंपन करवा दे। ठीक है, कंपन करने का मतलब जैसे ये आप ये देखिए आप तबला है, ड्रम है, और ड्रम को क्या करें, इस स्टिक से, ये जो स्टिक है उससे इसे पीटते हैं। तो पीटने के बाद क्या होता है, ये जो चमड़ा लगा हुआ है, ये जो झिल्ली है, तनित झिल्ली, ठीक है, ये जो झिल्ली है ये क्या होता है कि वाइब्रेट होने लगता है, कंपन करने लगता है, जिसके कारण यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रहा है, यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी आपको ध्वनि उत्पन्न करना है तो किसी वस्तु को आपको कंपित करवाना होगा। ठीक है, जब वो कंपन करेगी तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो किसी चीज को आप कंपन कराते हैं तो आपको तो ऊर्जा चाहिए। ठीक है, हम जैसे उसमें पीटते हैं, तो यदि आपको बोले कि आप ये जो ड्रम है उसको पीटते रहे, तो क्या पीटते रहेंगे? नहीं, आपको एनर्जी इसमें लगेगी। ठीक है, हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप पीट सकते हैं उसको और ध्वनि उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि हम बोले कि 1 महीना तक पीटते रहिए तो नहीं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं 1 महीना तक? क्योंकि हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है, फिर हमें खाना होगा, फिर एनर्जी लाना होगा और फिर उसको पीटना होगा, तब जाकर के ध्वनि ये। तो यानी बाह्य से ये ऊर्जा लेती है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग उदाहरण के तौर पे देखिए, किताबी उदाहरण है, हमने तो बहुत सारा उदाहरण दे दिया। तबले या ड्रम की तनी झिल्ली पर हाथ से मारकर कंपन पैदा करते हैं, जिससे ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए प्रयोगशाला में कंपमान स्वरित्र द्विभुज से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए ये वाला है, इससे भी हम लोग प्रयोगशाला में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये वाला है, इससे भी हम लोग प्रयोगशाला में बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है, क्या है कि प्रयोगशाला में, स्कूल वगैरह में इससे ध्वनि उत्पन्न करके दिखाई जाती है, ताकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़े। ठीक है, चलिए अब क्या हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होती है निम्न तरीकों से। यदि आपको ध्वनि उत्पन्न करना है तो देखिए कितना सारा तरीका है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, और बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, वह एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं तो ये आप क्लियरली समझे, तभी आप दूसरों को बता पाइएगा। चलिए, तो कंपन करते तंतु से, ठीक है, तो मान लो एक कंपन, ये सितारा जो है, ठीक है, ये सितार जो है, सितार, उसमें क्या होता है कि पतली पतली तार, तनी हुई तार खींची हुई बंधी रहती है। ठीक है, उसे आप यदि खींच करके छोड़िएगा तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग तंतु बोलते हैं। तो कंपन करते हुए तंतु से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, कंपन करती हुई वायु से, जब आप बांसुरी में फूंकते हैं तो वायु कंपन करने लगती है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन करती तनित झिल्ली से, यानी तबला और ड्रम में क्या होता है कि तनित झिल्ली होती है, वो चमड़ा जो है पूरा खींचा हुआ रहता है, तना हुआ रहता है, और उस पर जब हम लोग स्टिक से मारते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन करती प्लेटों से। ठीक है, आप देखिए साइकिल की घंटी में लोहे का एक प्लेट रहता है, उसी में हम लोग जब इसको दबाते हैं तो एक लोहा टन 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 की आवाज़ करता है, तो वहाँ से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, वस्तुओं के घर्षण द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि आप वस्तु को घसीट करके ले जाएं तो सन सन की आवाज़, घन घन की आवाज़ सुनाई देती है। तो घर्षण करके भी हम लोग ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वस्तु को खोद कर या रगड़ कर, यानी किसी में स्क्रैच लाइए, ठीक है, तो वहां से भी ध्वनि आपको उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सारे केस में क्या होता है कि वस्तुओं का, कणों का कंपन होता है, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये गांठ बांध लीजिए, ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो वस्तुओं को कंपन करवाने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण मतलब क्या समझते हैं, यानी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है, ये संचरण प्रोपगेट कैसे करती है, इसका संचरण कैसे होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि आपका दोस्त 100 मीटर की दूरी पर है और वहां से चिल्लाता है ओ आकाश, ओ प्रमोद, ओ सुनील, तो आप तेजी से सुन लेते हैं, जो भी आपका नाम हो आप तेजी से सुन लेते हैं, जबकि आपका दोस्त बहुत दूरी में खड़ा है और वहां से आपको पुकारता है, आपको सुनाई देती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो और ट्रेन 50 मीटर से 40 मीटर दूर से आ रहा है और आपको वो जब हॉर्न दबाता है तो आपकी उसकी आवाज़ ईजिली सुनाई देती है। ठीक है, जबकि ट्रेन बहुत दूर है आपसे और आपको वो सुनाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ध्वनि माध्यम में संचरण करती है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर है ध्वनि का संचरण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ध्वनि को संचरण के लिए क्या चाहिए। ठीक है, हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड, सड़क चाहिए, रोड पे हम लोग चल जाते हैं, बस पे बैठ करके भी चले जाते हैं, एरोप्लेन पे भी बैठ के चले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वह पदार्थ जिससे होकर, पहले तो ये माध्यम के बारे में बात कर रहा है कि माध्यम क्या होती है। तो पहले आप समझे ध्वनि माध्यम से होते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो भाई माध्यम क्या है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि माध्यम क्या है। तो यहां पर बता रहा है वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यानी जिससे होकर, जैसे हवा से गुजर कर ये ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकती है, तो इसको हम लोग माध्यम बोलेंगे। उसके बाद ठोस स्टील जो है उससे भी होकर ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, तो उसे भी हम लोग माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर में, पानी में भी ध्वनि संचरण करती है। ठीक है, व्हेल मछली वगैरह जब बोलती है तो उसका जो है हम लोग को तरंग सुनाई देता है, मतलब कि कोई डिवाइस लगाने पे। ठीक है, और अंदर में भी वार्तालाप बहुत सारे जंतु करते हैं। ठीक है, तो वो पानी में भी क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है और एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक माध्यम है। तो जिससे ध्वनि होकर के जाए वो माध्यम है और जिससे ना होकर के जाए वो ध्वनि का माध्यम नहीं है। बस बात मतलब सरल है। ठीक है, तो ये चीज है कि ध्वनि, यहाँ पे आप दूसरे एक पॉइंट देखें, यहाँ पे माध्यम जो है ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है, तीनों फॉर्म में हो सकता है माध्यम। ठीक है, सिर्फ उससे ध्वनि पास होनी चाहिए। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहिए। ठीक है, जब एक वस्तु कंपन करती है, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। तो जब वस्तु कंपन कर रही है, जिससे आप ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो वस्तु तो कंपन करेगी, और जब कंपन करेगी तो अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो कण है, जो वायु का जो कण है, वो भी कंपन करने लगती है और कंपन करने के बाद उसी तरह से वो आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संचरण होता है। तो संचरण से अभी और हम लोग समझेंगे, ऐसा बात नहीं है कि, ठीक है, ये आप देखिए संचरण में ये देखिए यहां पे हम लोग क्या किए हैं, ये देखिए ये आपका है ये एक डिवाइस है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो वाइब्रेट करवाने से होता क्या है कि यहाँ का जो पार्टिकल है, एयर का जो पार्टिकल है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और फिर फैल जाता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर फैल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ये सघन, संपीड़न और विरलन के नाम से जानते हैं। इसको संपीड़न बोलेंगे और जहां पर फैलता है उसको विरलन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ध्वनि जो है आगे की ओर बढ़ती है। इसी तरह से ध्वनि जो है आगे की ओर बढ़ती है। ध्वनि जो है आगे की ओर इस डायरेक्शन में बढ़ती है। संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस तरह से ध्वनि आगे की ओर बढ़ती है, वायु में गमन करती है, या फिर कोई माध्यम है उसमें वो गमन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये कंपन वस्तु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाता है। तो ये जो कंपन है अपने आसपास की जो कण है उस पर क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है, यदि दूर में है तो उसको एक जगह ला के इकट्ठा कर देता है। ठीक है, ये ध्वनि, ठीक है, बल लगाता है। अतः वे कण भी अपनी विराम अवस्था से विस्थापित होकर
कंपन करने लगते हैं। देखिए जो आसपास का जो ध्वनि का आसपास का जो कण है वायु का, वो भी कंपन कर। आप थाली को पीट रहे थे, ठीक है, लेकिन थाली को पीटने की वजह से क्या हुआ कि आज उसके आसपास में जो भी वायु होगी उस वायु के कण भी कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो ये बताने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ध्वनि द्वारा यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है, ठीक है, पार्टिकल कंपन कर रहा है, तो ये तब तक जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक ना पहुंच जाए, ठीक है, वो पार्टिकल को कंपित करवाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है। ये तो हम पहले बता दें कि ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न विक्षोभ है, जो ध्वनि से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, वो क्या है, माध्यम से होकर गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। देखिए यहाँ पे माध्यम के कण गति नहीं करते, ठीक है। ये याद रखना कि माध्यम का जो कण है वो अपना एक ही जगह पे आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ते। ये नहीं कि पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मतलब बहुत दूर चला गया, अपने ही जगह पर आगे पीछे कंपित करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, ये आगे पीछे टू एंड फ्रो ये करते रहते हैं कण, ठीक है। अभी हम लोग बताते हैं और उसके बारे में, ठीक है। तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता, ठीक है। ध्वनि यांत्रिक तरंगे द्वारा संचरित होती है। तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग के द्वारा संचरित होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का जो पार्टिकल हो, यहाँ में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो पार्टिकल है, देखो यहाँ का जो पार्टिकल है ये आगे और इधर से ये पीछे, ये बस इसी के आगे पीछे वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। जब ध्वनि आई तो ये सब पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो गया और ध्वनि जब चली गई तो फिर फैल गया, ठीक है। फिर ध्वनि आई, ठीक है, तो फिर क्या है, ये इकट्ठा हो गए एक जगह और यहाँ से फिर ये मतलब फैल गया, ठीक है। तो ये कंपन द्वारा माध्यम में संपीड़न तथा विरलन की श्रेणी यहाँ पर बन जाती है। जिस तरह से देखिए इस स्प्रिंग में आपका जो है कि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया कि इसका डेंसिटी हाई हो गया है, यहाँ पे डेंसिटी लो हो गया है, यहाँ पे डेंसिटी हाई हो गया है, यहाँ पे डेंसिटी लो हो गया। यानी इसको क्या हम लोग कह सकते हैं कि संपीड़न, और इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ वाला केस को विरलन, ठीक है। और नॉर्मल में देखिए ऐसा है, ठीक है। तो इसी तरह से ध्वनि भी आगे बढ़ती है संपीड़न विरलन के फॉर्म में, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है। देखिए अब यहाँ से कि ध्वनिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार के उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना है कि ध्वनि कौन सा तरंग है। तरंग दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं और ये क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ये कौन से तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। याद रखिए ध्वनि कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आप याद रखिए, ठीक है। और जब ये आगे बढ़ता है तो क्या कर रहा है, देखिए जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है, यानी इकट्ठा एक जगह, देखिए ये इकट्ठा कर देती है। इस प्रकार उच्च घनत्व, यहाँ पर घनत्व ऊंचा हो जाता है और दाब का क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसे देखिए इसे हम लोग संपीड़न कहते हैं। तो ये आप संपीड़न का डेफिनेशन भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि जब एक वस्तु कंपन करती है तब आप अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़न कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये विरलन हो गया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो संपीड़न वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण आसपास आकर उच्च दाब बनाते हैं, ठीक है। यह संपीड़न
कंपमान वस्तु से दूर जाते हैं, ये याद रखिएगा कि ये वाला फिर क्या है, धीरे धीरे दूर जाते हैं, कि यहाँ पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर आगे होगा, फिर आगे हुआ, ये जाते रहता है, ठीक है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते थे, ये वाला जो कंपमान वस्तु है कभी इधर होगा तो कभी आगे, तो इस तरह से टू एंड फ्रो आगे पीछे, ये वाला, ये जो रॉड है ये वाला, ये कंपित करेगा, इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो आगे पीछे होते रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंगे बनाती है। तो संपीड़न और विरलन का एक ध्वनि तरंग बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण है। तो घनत्व परिवर्तित हो जाता है, वायु जहां से ध्वनि पास होती है तो एक जगह पर ज्यादा घनत्व हो जाता है पार्टिकल का, एक जगह घनत्व कम हो जाता है, फिर ज्यादा फिर कम, इस तरह से संपीड़न तथा विरलन के फॉर्म में आगे बढ़ता है, ये आप याद रखें, ठीक है। चले अब जो है कि ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ध्वनि संचरित करेगी जब माध्यम होगा। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे बता सकते हैं, ये आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, याद रखिए, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। तो वो यांत्रिक की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है, वो यांत्रिक ही तरंगे हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक तरंग क्यों, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको यांत्रिक तरंग भी बोल रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग को यांत्रिक तरंगे बोल रहे हैं, क्योंकि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा हो, पानी हो, स्टील हो, यदि ये रहेगा तभी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह तक ध्वनि जा सकती है, ऐसे नहीं जाएगी। अब देखिए निर्वात में, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यानी जहाँ पे कुछ भी ना हो, निर्वात का मतलब कुछ भी ना हो, हवा भी नहीं हो, ठीक है, ना जल हो, ना स्टील वगैरह कुछ नहीं हो, तो वहाँ पे ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, संचरण नहीं करती है। जैसे आप मून पे चले जाएं या स्पेस पे आप चले जाएं तो आपको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि स्पेस में, अंतरिक्ष में हवा है ही नहीं, तो वहां पे कोई भी माध्यम नहीं है सुनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें वहां सुनाई नहीं देता है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने दोस्त का लिप्स दिखेगा कि वो चल रहा है, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है, स्पेस में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि निर्वात में माध्यम नहीं है, हवा नहीं है, जिसके कारण आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। यानी यहां से साफ जाहिर होता है कि ध्वनि को संचारण के लिए, ध्वनि के संचारण के लिए, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक लैब में एक प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाया गया है कि एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध बेल जार में लटकाकर बेल जार की निर्वात पंप से जोड़ते हैं, ठीक है, ये है। और इससे क्या किया गया कि सारा का सारा हवा निकाल दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक घंटी लटका दी गई है, विद्युत घंटी, ठीक है। जब बेल जार वायु से भरा होता है, मान लीजिए, अब देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि इसमें हवा भरा गया है, ठीक है, हवा है, तब जब घंटी बजाते हैं तो हमको सुनाई देता है, लेकिन जब इस बेलजार से हवा निकाल देते हैं और फिर घंटी बजाते हैं तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ये, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, यहाँ पर हवा माध्यम नहीं है, जिसके कारण हमको नहीं सुनाई दिया, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जब बेलजार वायु से भरा होता है तब ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जब निर्वात पंप को चलाकर वायु को बेलजार से निकाल कर घंटी बजाते हैं तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है, ठीक है। कैसे सुनाई देगा, उसमें जो है कि ये क्या बोलते हैं, हवा है ही नहीं, माध्यम है ही नहीं, तो कैसे सुनाई देगा, ठीक है। अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है और ध्वनि
एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग एक यांत्रिक तरंग है क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु को कंपन करवाना आवश्यक है, तभी ध्वनि संचरण करेगी, ठीक है। और अंतरिक्ष में हवा ना होने के कारण हम अंतरिक्ष में बातचीत नहीं कर सकते, हम लोग को वहाँ कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको मिला, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।